नमस्कार। चलिए बात करते हैं आज प्यूरिफिकेशन वाला पूरा पार्ट की। सबसे पहले बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो क्रोमेटोग्राफी की प्यूरिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इंक टाइप का जो होता है ना, इंक के अंदर मान लो दो कंपोनेंट है, उनको अगर सेपरेट करना हो तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है एड्जॉर्प्शन, एक होता है पार्टिशनिंग। एड्जॉर्प्शन के अंदर किसी भी एक चीज़ पे उसको एड्जॉर्ब कराया जाता है मिक्सचर को। फिर इस पर एक मतलब एक चीज़ होती है आपका स्टेशनरी फेज, जिस पे आप मिक्सचर को रखते हैं, जिसको आपको सेपरेट करना है। और फिर आप एक मूवेबल फेज, एक मोबाइल या एक सॉल्वेंट को आप मूव करवाते हैं, एलिमेंट बोलते हैं उसको, आप मूव करवाते हैं, जिससे अलग अलग कंपोनेंट में वो अलग हो जाता है। सो दैट इज एब्जॉर्प्शन। और पार्टीशनिंग में भी सेम फंडा यूज होता है, बस पार्टीशन के अंदर बार बार उसको अलग अलग करके अलग अलग किया जाता है। हर बार थोड़ा थोड़ा कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करवाते हैं। सबसे पहले आता है एब्जॉर्प्शन में दो टाइप का होता है, एब्जॉर्प्शन कॉलम और थिन लेयर। कॉलम के अंदर बात करें तो कॉलम के अंदर ग्लास ट्यूब लेते हैं। ग्लास ट्यूब में आप सबसे नीचे बढ़ते हैं सिलिका जेल स्लरी। उस स्लरी के ऊपर आप लगाते हैं मिक्सचर, जिसको आपको सेपरेट करना है। फिर आप मूव कराते हैं एक सॉल्वेंट, मोबाइल फेज एलिमेंट बोलते हैं उसको। वो मोबाइल फेज मूव करता है तो फिर वो डिपेंडिंग ऑन द एब्जॉर्प्शन पावर, ए बी और सी मान लीजिए तीन इंक तीन के मिक्सचर का बनी हुई है, तो तीनों अलग अलग हो जाते हैं बाय डिपेंडिंग ऑन द एब्जॉर्प्शन पावर। जिसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो मूवमेंट कम करेगा। सो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पावर होगी तो मूवमेंट कम होगा। दैट्स इट, दैट इज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो सबसे नीचे आ गया उस कॉलम में, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन पावर सबसे कम है, तभी वो आराम से मूव करिए। दैट्स इट, दैट इज अ कॉलम। आगे मूव करते हैं तो कॉलम के बाद आता है आपका थिन लेयर। थिन लेयर के अंदर ग्लास प्लेट लेते हैं, उस प्लेट के ऊपर आप सिलिका जेल स्लरी लगाते हैं 0.2 mm की, पतली सी एक 0.2 mm की आपने लेयर लगा दी। लेयर लगाने के बाद आप उसमें जहाँ आपको रखना है स्पॉट रख दिया आपने, जिसको आपको सेपरेट करना है। मोबाइल फेस को चलाते मतलब वो मूव करता है, सब अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो कंपोनेंट्स का अलग होना, ये हो गया आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और मान लो कभी ऐसा हुआ कि आपने दो का मिक्सचर था, आपको स्पॉट केवल एक दिख रहा है, इसका मतलब एक जो नहीं दिख रहा मतलब वो कलरलेस है। अब उस कलरलेस को कैसे पता लगाते हैं, या तो स्प्रे कर दो। स्प्रे कौन सा, मान लो अमीनो एसिड्स है, नहीं दिख रहा आपको, अब स्प्रे कर दो। और अगर वो पर्पल हो गया नाइट्रोजन सॉल्यूशन से, स्प्रे से, तो मतलब पक्की बात है अमीनो एसिड है, दैट कन्फर्म्स। या फिर आप आयोडीन का सोल्यूशन डाल दीजिए, या फिर आप यूवी लाइट चैम्बर में रख दीजिए, आपको मतलब उस लाइट के चैम्बर में इनके कलर शो होने लग जाएंगे। सो ये तीनों तरीके हैं, यूवी लाइट, स्प्रे और आयोडीन का मिक्सचर। आगे चलते हैं, फिर आता है अगर हम बात करें इसके अंदर न्यूमेरिकल पार्ट, तो एक आता है आर एफ पार्ट, आर एफ वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर। इस रिटार्डेशन फैक्टर डिपेंड करता है पोलरिटी पे। जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना मूवमेंट कम होगा, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पोलर होगा एड्सॉर्ब ज़्यादा होगा तो कम मूव करेगा, तो आर एफ वैल्यू भी उसकी कम आएगी। सो मोर द पोलरिटी लेस विल बी द आर एफ वैल्यू। वाई? बिकॉज जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा, एड्सॉर्ब ज़्यादा होगा तो उसका मूवमेंट कम होगा, तो आर एफ वैल्यू भी कम आएगी। सो दैट इज़ ये एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। आपको अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जिसका भी पूछा हुआ है उसने कितनी डिस्टेंस स्पोर्ट बेस लाइन से, सारी नहीं, बेस लाइन से उसने कितनी डिस्टेंस मूव की अपॉन सॉल्वेंट ने कितनी डिस्टेंस मूव की फ्रॉम बेस लाइन, सारी बातें बेस लाइन से होंगी। तो बेस लाइन से सॉल्वेंट ने कितना मूव किया वो नीचे आएगा, और ऊपर आएगा कि उस कंपोनेंट ने कितना मूव किया। दैट्स इट। तो दैट इज आर एफ वैल्यू। आगे चलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपका आता है कंटिन्यूस, अपन उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पार्टीशन उसका अलग अलग करते जाते हैं। और ये इसका एक पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसका एक सब टाइप है। जैसे एड्जॉर्प्शन का था ना, कॉलम सॉरी थिन लेयर और कॉलम, वैसे हमारे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप होता है पेपर, सेलुलोज का पेपर लेते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं, जैसे वहाँ थिन प्लेट, वहाँ एक ग्लास प्लेट थी, यहाँ पे कागज़ का पेपर है, सेलुलोज का पेपर है। और वहाँ पर आपका सॉल्वेंट, मोबाइल फेस जो था आपका, जो सॉरी स्टेशनरी फेस था, वो था आपका सिलिका जेल। यहाँ पर वो वाटर होता है। सॉल्वेंट दोनों के अंदर कॉमन होता है, कैपिलरी एक्शन दोनों में होता है, और मूव करता है ऊपर की तरफ। तो इस यहाँ जो पेपर है उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। और जो थिन लेयर प्लेट थी उसको बोलते हैं क्रोमा प्लेट, थिन लेयर क्रोमा प्लेट, और यहाँ बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। सो ये डिफरेंस भी हो गए। तो ये आपका काम हो गया, इस प्रकार फोटोग्राफी खत्म होता है। अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन और बाकी सारी मेथड्स की। तो फिल्ट्रेशन के अंदर उनको अलग करते हैं तो आराम से फिल्टर अच्छी तरह छानने पर अलग हो जाए। नेफ्थलीन और यूरिया, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, आप डालेंगे अलग हो जाएंगे।
बेंजोइक एसिड और एंथ्रासीन ये भी अलग हो जाएंगे। सो आप कर सकते हैं फिल्ट्रेशन को अलग। और अब आगे बात करें सब्लिमेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई में आता है ये सब्लिमेशन। कैम्फर सबने बचपन में पढ़ा है, कैम्फर कपूर, नैफ्थलीन की बॉल्स हैं और बेंजोइक एसिड है, आयोडीन है, इन सबको आप दूसरों से अलग कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें सब्लिमेशन के बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन। तो शुगर और सॉल्ट, ये आपसे सवाल आ सकता है, तो शुगर को हम एज ए क्रिस्टल बना लेंगे, नमक का क्रिस्टल नहीं बना पाएंगे, तो ये सेपरेट हो गए। और बेंजोइक एसिड और नैफ्थलीन को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। इत्तेफाक से दोनों ही सब्लिमेशन करते हैं, लेकिन दोनों को सेपरेट करना हो तो फिर हम क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे। एक अब आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के 4 टाइप होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अंडर रिड्यूस प्रेशर और वैक्यूम डिस्टिलेशन, और चौथा है स्टीम डिस्टिलेशन। बहुत आसान है। सिंपल मतलब 20 या 20 से ज़्यादा, 20 केल्विन या 20 केल्विन से ज़्यादा अगर डिफरेंस हो तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, बड़ा काम का इस पर आता है सवाल, एनिलीन और क्लोरोफॉर्म, क्योंकि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है वो 80 के आसपास होता है। ईथर और टोलिन ले सकते हैं, हेक्सेन और टोलिन भी ले सकते हैं, पर ठीक है मेन एग्जांपल क्लोरोफॉर्म और एनिलीन है। फिर आता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कब होता है? जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 10 से भी कम हो। जब इतना कम डिफरेंस हो तो फिर हम क्या करते हैं, कंचों के थ्रू, मतलब वो ग्लास ट्यूब्स के अंदर वो रख देते हैं, छोटे छोटे ऐसे रख देते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि उनके थ्रू जब पास होती है आपकी वेपर्स, तो धीरे 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 हम जो हल्की होगी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो जल्दी से ऊपर पहुंच जाएगी, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। जो हैवी है वो नीचे वापस से कूल होकर नीचे आ जाती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ ये है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम के अंदर जो इंडस्ट्री है उसका क्रूड ऑयल को अलग किया जाता है। और एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल, इसका यूज़ तो कम पूछा गया, पर एसीटोन और मिथेनॉल को आप सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रकार काम की चीज़ क्या थी? क्रूड ऑयल। फिर आता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। क्यों किया रिड्यूस प्रेशर? क्यों किया? कई बार ऐसा होता है कि कंपाउंड पहले ही डिकम्पोज हो जाता है उसके टेम्परेचर से पहले, बिफोर द टेम्परेचर ऑफ द कंपाउंड। जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल अपने उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 300-400 होता है, लेकिन उसका डिकम्पोज टूटने का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। मतलब जब तक वो बॉयल होगा तब तक तो कंपाउंड टूट चुका होगा। इसलिए ऐसे केस में हम प्रेशर को कम करते हैं, रिड्यूस प्रेशर, और वो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपका डिकम्पोजिंग टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम हो उस केस में हम यूज़ करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन और अंडर रिड्यूस प्रेशर। सबसे बड़ा एग्जांपल है स्पेंट लाई के अंदर स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल को अलग करना। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये बहुत ध्यान सुनिएगा, ये सवाल आया हुआ भी है। स्टीम डिस्टिलेशन बहुत आसान है, एक स्टीम के साथ उड़ जाए, एक स्टीम के साथ ना उड़े। वन इज स्टीम वोलेटाइल, अनदर इज नॉन स्टीम वोलेटाइल। तो सर ऐसे कैसे? आपको पता होगा इंट्रा और इंटर एज बॉन्डिंग। तो जो इंट्रा मोलिकुलर एज बॉन्डिंग करते हैं वो आपस में एज बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो उनको उड़ाना बहुत आसान होता है। और जो इंटर वाले होते हैं उसमें बहुत सारे मोलिकुल एसोसिएट हो जाते हैं, इस वजह से उसको उबालना, स्टीम के साथ उड़ना बहुत कम हो जाता है। इसीलिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। जब हम इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, इनके अंदर सब जगह वाटर ही होता है। आप देखेंगे ना, एनिलीन विद वाटर। अब एनिलीन विद क्लोरोफॉर्म क्या था? सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन एनिलीन विद वाटर, तो वाटर आपका स्टीम वाला पार्ट हो गया। ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे स्टीम डिस्टिलेशन। अब बात करते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की। बड़ा आसान है, एलिमेंट्स को कैसे जैसे डिफ्रेंशिएट करना है। कार्बन को करना है तो CO2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन को करना है तो H2 की फॉर्म में। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पास करते हैं CO के साथ, CuO के साथ CO2 मिलता है, और हाइड्रोजन हुआ तो H2O मिलता है। अब इनको कंफर्म कैसे करें? तो हमने डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो अगर कैल्शियम अगर CO2 बना है तो रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मिल्की वाइट कलर होता है। तो हमें पता लगता है कि भाई कंपाउंड के अंदर कार्बन था। हाइड्रोजन को कंफर्म करना है तो हम डालते हैं एनहाइड्रस CuSO4। तो CuSO4 जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है .5H2O, ब्लू विट्रोल, सबने पढ़ा होगा, तो नीला कलर होता है। तो दिस कंफर्म्स कि कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है। फिर आते हैं अब बाकी जो कार्बन और हाइड्रोजन को जो हम सेपरेट करते हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन बाकियों के अंदर जो हम करते हैं एलिमेंट एनालिसिस, उसको बोलते हैं हमारा ये जितना भी है नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस, इन सब को हम बोलते हैं लेसाइन एक्सट्रैक्ट। हम लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सो लेसाइन का मतलब ये 4 ही हुए, बिल्कुल ही 4 ही हुए, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस। कार्बन और हाइड्रोजन लेसाइन के अंदर नहीं आते। तो इन चारों के लिए हम इनको हम पहले बॉईल करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉईल करते हैं सोडियम के साथ, हीट करने पर इसको ठंडा करते हैं, फिर वापस से गर्म करते हुए इस प्रकार आपका सोडा एक्सट्रैक्ट या लेसाइन एक्सट्रैक्ट तैयार होता है।
नाइट्रोजन के केस में अगर कार्बन है तो साथ में क्या बनता है, NaCN। इसीलिए अगर नाइट्रोजन का टेस्ट कंफर्म करना है तो कार्बन एंड नाइट्रोजन मस्ट है, बिकॉज CN कब बनेगा, जब कार्बन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन ये टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा हाइड्रोजन? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन तो है। सो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। तो NaCN बनेगा, उसको हम एक फर्स्ट FeCl4 का रिएक्ट करते हैं फॉलोड बाय FeCl3। तो आप सबको पता है प्रशन ब्लू कलर का एक कंपाउंड बनता है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस 32 बोल सकता हूँ, मुझे तो 3 2 याद है। बाकी सबसे पहले इसको सोडियम का रिएक्ट करते हैं, तो NaCN है और FeCl4 है, तो ये आपका बनता है सोडियम फेरोसाइनाइड Na FeCN6। ये आपका बनेगा Na4 FeCN6 होल थ्राइस, ये बनेगा और होल 6 सॉरी। और ये इस प्रकार अगर हम बात करें, फिर हम FeCl3 डालने पर ये आपका बन जाता है 32% ब्लू। अगर कंपाउंड में सल्फर है तो सल्फर का 2 टेस्ट होते हैं, आप सबने पढ़ा है, लेड एसीटेट तो PbS का ब्लैक PPT, या फिर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड NO से NOS बन जाएगा वॉयलेट कलर। अब मान लो किसी कंपाउंड में सल्फर का टेस्ट करते वक्त गलती से नाइट्रोजन भी है, तो सल्फर भी है नाइट्रोजन भी है, तो कुछ अमाउंट NaSCN सल्फर SCN का भी बन जाता है। इसीलिए इसको टेस्ट करते हैं तो FeCl3 के साथ ये ब्लड रेड कलर दे देता है, FeSCN होल थ्राइस का ब्लड रेड कलर दे देता है। इसीलिए इसको हटाने के लिए हम पहले सोडियम डालते हैं एक्सेस में, ताकि एक्सेस ऑफ सोडियम जो है वो NaSCN को तोड़ देगा Na2S और NaCN में, तो हम सेपरेटली टेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज हमें पता नहीं लगेगा कि सल्फर और कार्बन नाइट्रोजन तीनों है। तो सबसे बड़ी बात, आपसे कोई पूछ ले ब्लड रेड कलर दे रहा है, तो आप देखेंगे कि कंपाउंड में सल्फर भी चाहिए, कार्बन भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए। सर ऑक्सीजन हुआ तो चलेगा, सल्फर कार्बन नाइट्रोजन चाहिए मेरे को, दैट्स इट। आगे चलते हैं, अब आते हैं हेलोजन के ऊपर। एक सबसे आसान है, सबसे पहले तो हम कॉन्क HNO डालते हैं कि बाई चांस कार्बन और नाइट्रोजन या सल्फर तीनों है, तो पहले NaCN और SCN Na2S बन जाएंगे, क्योंकि HNO3 के साथ रिएक्ट करके SCN और H2S बन जाएंगे, जो कि बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार आप इनको पहले प्योर X के टेस्ट के लिए इनको आप अलग कर देते हो। अब X के टेस्ट के लिए हम डालते हैं AgNO3, तो AgX बन जाएगा, AgX का वाइट PPT इफ Cl, Br पे गैस में AgBr पेल येलो और AgI येलो, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ पेल सोल्यूबल स्पेरिंगली सोल्यूबल, मतलब AgCl जो है वो तो पूरा सोल्यूबल होता है, AgBr जो है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, और AgI इनसोल्यूबल होता है। लास्ट आता है फास्फोरस को पहले एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Na2O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, फास्फोरस कन्वर्ट होता है Na3PO4 को आप रिएक्ट कराते हैं HNO3 के साथ, तो पहले ये बनता है आपका H3PO4 बनता है, फिर इसको हम अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो फिर आपका बनता है अमोनियम फॉस्फेट प्लस 12.12 MOO3 मोलिब्डेट ऑक्साइड, ये बन जाता है, जो कि कैनरी येलो कलर का PPT होता है। कंपाउंड मैंने आपको बता दिया, अमोनियम फॉस्फेट सब याद कर सकते हैं, अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल थ्राइस PO4.12 MOO3, दैट्स इट। So that is your क्वालिटेटिव एनालिसिस। लास्ट एंड फाइनल क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को एस्टिमेट किया गया है लिबिक के द्वारा, और हेलोजन सल्फर और फास्फोरस को अलग किया, लाइक एलिमेंट का एनालिसिस किया गया है आपके केरियस के द्वारा। कुछ नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट इन सबका एक जैसा मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन के केस में बनता है CO2, हाइड्रोजन के केस में बनता है H2O, सेम वही कॉपर ऑक्साइड के पास करने पर। X के केस में बनता है AgX, सल्फर के केस में बनता है बेरियम सल्फेट, और फॉस्फोरस के केस में आपने पढ़ा है अमोनियम मोलिब्डेट और अमोनियम फॉस्फेट .12 MOO3, और Mg2P2O7 के साथ भी इसको एस्टिमेट करता है, आपको दिया होगा किस साथ कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, CO2 में ऐसे लिखिए कि 44 ग्राम CO2 के अंदर 12 ग्राम कार्बन है, तो 1 ग्राम में कितना होगा 12/44, तो 1 ग्राम में कितना होगा 12/44 इंटू X। ये आपके पास कार्बन का मास आ गया अपॉन टोटल मास जो दिया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंटू 100, दैट इज योर आंसर। सबके अंदर ऐसे ही करना। हाइड्रोजन के केस में H2O जो है वो 18 है, तो 18 ग्राम में 2 ग्राम H है, तो 1 ग्राम में कितना होगा 2/18 इंटू X में कितना होगा वो लिख दिया अपॉन टोटल मास इंटू 100। Ag के केस में भी सेम होगा, AgX का मास निकाल लीजिए 108 + X, तो 108 + X में X आपका हाइड्रोजन है, तो ये कितना होगा X/108 + X, और W इंटू अपॉन टोटल इंटू 100। सब में यही करना है, बेरियम सल्फेट में भी यही करना है। टोटल मास निकाल लो, उसमें से सल्फर 32 है, तो इसमें 32 एक में कितना होगा, इस प्रकार आप निकाल सकते हो सारे। बहुत आसान है। बच्चा फंसता कहाँ है? नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन के केस में 2 केस पॉसिबल है, 2 लोगों ने काम किया, ड्यूमा और ज़ेल्डाल। बहुत ध्यान से सुनिएगा,
ड्यूमा ने N2 के तौर पे इसको एस्टिमेट किया और जिल्दाल ने अमोनिया की फॉर्म में एस्टिमेट किया। ड्यूमा ने क्या किया, इस कंपाउंड को CO के साथ पास कराया, तो जो कि नाइट्रोजन लेके बैठा हुआ, तो ये कार्बन बन गया CO2, हाइड्रोजन बन गया H2O, नाइट्रोजन बन गया N2 और CO बन गया कॉपर। इनको हम जैसे ये बनता है इसको कॉपर गॉस से पास कराते हैं, तो फिर आपका क्या होता है, फॉरवर्ड में हम इसको KOH से पास करते, तो KOH विल एब्सॉर्ब द आपका CO2। और अब आपके पास क्या बचा, केवल और केवल बचा आपके पास H2O और N2। अब यहाँ पे आपको दो टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं कि अब आपको हो सकता है कि डायरेक्टली STP के ऊपर आपको वॉल्यूम दिया हो, उस केस में आप वॉल्यूम पता है आपको, तो मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, मोल आ गए, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास N2 का कितना है 28 इंटू 28 कर दीजिए, तो 28 इंटू वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये आपका आ गया मास ऑफ N2 अपॉन टोटल मास इंटू 100 डेड सेट। मान लो किसी और टेम्परेचर पे दिया हो तो आप कुछ नहीं करें, मोल्स दोनों पे बराबर कर लें, एवं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, तो P1 V1 T1 हो गया आपका जिस टेम्परेचर पे आपको दिया है, इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 हो गया STP पे। तो STP पे T की वैल्यू हो गई आपकी 273, प्रेशर की वैल्यू हो गई 180 mm या 760 mm ऑफ Hg। ये क्यों ले रहे हो सर, आपको डाटा कहीं पर इसमें दिया होता है इसलिए। ये V आपको अननोन है STP का, ये निकालना है आपको, और उधर आपको जिस टेम्परेचर पे दिया होगा सब पे डाटा दिया होगा। बस ध्यान रखने वाली बात, प्रेशर को टोटल प्रेशर में N2 भी है और पानी भी है, इसलिए N2 और पानी में से आपको जो प्रेशर आया है टोटल, वो N2 और वाटर दोनों का आया है, तो आप उसमें से वाटर का माइनस कर दीजिए टोटल में से, तो फिर आपका N2 आ जाएगा। तो वाटर का माइनस करना मत भूलिएगा, प्रेशर आ गया N2 वॉल्यूम दिया होगा अपॉन टेम्परेचर आपको दिया होगा, इस टेम्परेचर पे अपन ने किया है, इसे वॉल्यूम आ गया V STP। अब सेम फॉर्मूला V अपॉन 22.4 इक्वल टू मोल्स, सेम से मास निकाल लो, तो मास अपॉन मोलर मास, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 डेड सेट। लास्ट एंड फाइनल जिल्दाल का एस्टिमेशन होता है अमोनिया के द्वारा। यहाँ पर आपको अब इसमें ध्यान क्या रखना है, अमोनिया को न्यूट्रलाइज कराएंगे H2SO4 से, तो दो अमोनिया का रिएक्शन होगा एक H2SO4 के साथ, तो आपका बन गया, इस आपको क्या बन गया, अमोनियम सल्फेट बन गया। लेकिन अब आपको अगर H2SO4 का मोल दे दिया है बिना किसी नाटक के, तो आप H2SO4 के मोलारिटी दे दी इंटू वॉल्यूम कर दीजिए, तो मोल आ गया। इसके एक मोल के लिए 2 मोल अमोनिया चाहिए, तो जितने मोल आए इंटू 2x कर दो, ये आपके मोल्स आ गए इंटू उसका मोलर मास। तो मोलर मास अमोनिया का 17 है, पर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमें केवल नाइट्रोजन ही एस्टिमेट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा इंटू 14 कर देंगे बिकॉज वी हैव टू एस्टिमेट ओनली नाइट्रोजन। सो ये आपके पास आ गया सिंपल मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोल्स इंटू 14 इक्वल्स टू मास आ गया अपॉन टोटल मास इंटू 100। लेकिन नफा कहाँ फंसता है, कई बार आपको दिया होता है H2SO4 अनयूज्ड, को इतना रिएक्ट किया वो, तो जो H2SO4 कौन सा रिएक्ट नहीं किया होगा, जब इसका मतलब आपने स्टार्टिंग में जो लिए मुझे ज़्यादा मोल लिए हैं, तो उसमें कुछ ही मोल अमोनिया के लिए कंज्यूम हुए होंगे, जो बच गए होंगे उसको हमने NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करा दिया। अब NaOH और H2SO4 को न्यूट्रलाइज कराओगे तो H2SO4 पे 2 NaOH गिव्स रिएक्शन, तो यहाँ पे वापस सोचा होगा कि 2 NaOH के लिए 1 H2SO4 चाहिए। आपको अगर NaOH के मोल दे दिए मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से, तो अगर आपके पास NaOH के मोल आ गए तो आप इससे 2 से 1 बनता है, तो 1 से आधा होगा। तो आप क्या करेंगे, NaOH के मोल से आप H2SO4 कितना मोल बच जाएगा, रिएक्ट किया होगा, बचा हुआ रिएक्ट किया होगा, वो आ जाएगा। टोटल मोल्स आपको दिए होंगे तो उसको आप माइनस कर देंगे, टोटल में से अगर आप माइनस कर देंगे कि कितना आपका बच गया जिसने अनयूज्ड रिएक्ट किया होगा, तो जो अमोनिया से रिएक्ट किया होगा वो मोल आ गया होगा। तब 1 मोल H2SO4 के लिए 2 मोल अमोनिया चाहिए, तो इंटू 2 कर देना, ये मोल आ गए, मोल इंटू वही सेम मास 14 अपॉन W into W to total mass into 100. That is your answer. So that is your qualitative, quantitative and purification method with the chromatography and distillation. I hope आप सभी को समझ में आया होगा।